प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 51 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। शिक्षार्थियों, जैसा कि पिछली कक्षाओं से मुसलसल ये कार्यक्रम चल रहा है, ये व्याख्यान का जो कार्यक्रम है वो जारी है और हमारी जो चर्चा का केंद्र रहा है वो भाषा के सूक्ष्म अवयव जो होते हैं उनको समझने पर रहा है। पिछले सप्ताह में हमने पल्लवन, फीचर, आलेख, रिपोर्ट और अपठित गद्यांश के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों पर ज्ञान हासिल किया, उसको देखा, परखा और समझा। हम लोग इन तमाम विषयों की पेचीदगियों से परिचित हुए और आज जो नया सप्ताह आरंभ हो रहा है, इस सप्ताह का जो कार्यक्रम है यानी जो विषय हमारे होंगे वो सिलसिलेवार रूप में आप देख लीजिए। पहला जो हमारा व्याख्यान होगा वो होगा पत्र लेखन, पत्र के अंग, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र। दूसरा व्याख्यान होगा औपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र। तीसरा व्याख्यान होगा औपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत व्यावसायिक पत्र और नौकरी के लिए आवेदन पत्र। चौथा व्याख्यान भी अनौपचारिक पत्र से संबंधित होगा। इसमें हम लोग सीखेंगे प्रार्थना पत्र और संवेदना पत्र लेखन। और इस सप्ताह का जो अंतिम कालांश होगा उसमें हम लोग सीखेंगे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले बधाई पत्र, शुभकामना पत्र और निमंत्रण पत्र। प्रिय सहभागियों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा जो है वो संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। इसके दो रूप होते हैं। एक रूप होता है मौखिक और दूसरा रूप होता है लिखित। जब हम लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो हमारी भाषा मौखिक होती है, यानी हम लोग बातचीत करते हैं तो वह रूप मौखिक रूप के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। परंतु जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क साधना होता है जो हमसे दूर है और वहाँ पर शारीरिक रूप से हमारा पहुँचना मुश्किल काम होता है, वहाँ हम खुद ना पहुँच करके अपनी बातों को पहुँचाते हैं, तो माध्यम के रूप में हमारी जो अभिव्यक्ति होती है वो लिखित भाषा के रूप में होती है। तो अपनी बातों को लिखित रूप में पहुंचाने और फिर उसका उत्तर यानी संप्रेषण की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण होने में जो विधि होती है या जो तकनीकी होती है उसको हम पत्र व्यवहार की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यानी हम लिखित संदेश को पहुंचाते हैं और उसका उत्तर भी प्राप्त करते हैं। ये प्रक्रिया पत्र व्यवहार की संज्ञा से अभिहित की जाती है। अपनी बातों को कागज़ पर लिपिबद्ध कर देने से बातें जो है वो दस्तावेजी हो जाती हैं, यानी दस्तावेज के रूप में हो जाती हैं और उनमें प्रामाणिकता भी आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बातों को मौखिक रूप से यानी आमने सामने कहने में हमको संकोच होता है, तो उसको हम लिखित रूप में सहजता से कह देते हैं। वर्तमान जो समय है
वो इंटरनेट इत्यादि का समय है। इसमें हम अपनी बातों को लिखित और मौखिक दोनों रूप से कहते हैं और इसके लिए तमाम उपकरण भी हमारे पास मौजूद हैं। इसके रूप हैं जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेंजर, फेसबुक, ट्विटर, कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह। परंतु ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि शासकीय प्रशासकीय कार्यालयों और अकादमिक संसार में आज भी सरकारी कार्यों के संचालन का जो काम है उसमें प्रार्थना पत्रों, आवेदन पत्रों, सूचनाओं, अधिसूचनाओं आदि का बड़ा योगदान होता है। कदाचित ये इसके बिना संभव भी नहीं होगा। मुमकिन है या संभव है कि इसे हम ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध कराएं, लेकिन अभी भी जो ऑफलाइन मोड होता है उसकी महत्ता बरकरार है। तो आज की चर्चा में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा और परिष्कृत साथ ही संप्रेषणीय पत्र कैसे लिखें। हमने आज का जो विषय चुना है वो विषय है पत्र लेखन, पत्र के अंग, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो प्रिय सहभागियों, आज की चर्चा से हम सीखेंगे कि पत्र लेखन की शैली क्या होती है, पत्र के अंग क्या होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। इसके अतिरिक्त हम पत्र लेखन की तकनीकी संबंधित जानकारियां भी इस व्याख्यान के माध्यम से हासिल करेंगे। अक्सर ऐसा माना जाता है कि पत्र लिखने में कुशलता या कारीगरी की भला क्या ज़रूरत है, यानी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इसका तकनीकी पक्ष हो। साधारण रूप से ये परसेप्शन होता है, ये मान्यता होती है। लेकिन यहाँ पर ये भी गौर करने की बात है, अगर इस तकनीकी को हम या इस विधा को हम, इस माध्यम को हम सहज और साधारण यानी कैजुअली ले लेते हैं तो होता यह है कि कभी कभी उसका स्वरूप सही नहीं बन पाता है और जब वो पत्र के रूप में किसी के पास पहुंचता है तो वो उपहास का कारण बनता है, यानी उससे हमारा उपहास भी किया जा सकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं या हमने अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां सृजित करने हेतु पत्र लिखा है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल के बजाय प्रतिकूल भी हो सकती हैं। इसलिए किसी भी पत्र का सही लेखन ज्ञान पत्र लेखक के लिए आवश्यक होता है। और ये जो पत्र होते हैं, जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि पत्र के अंतर्गत हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो इसके दो रूप होते हैं। पहला रूप इसका कहलाता है औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा रूप कहलाता है अनौपचारिक पत्र लेखन। तो अब हम लोग एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर्स। किसी सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक, आधिकारिक और शैक्षणिक संस्थानों को और में लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। आप लोग जानते हैं कि औपचारिक का अर्थ होता है किसी भी काम को नियमबद्ध तरीके से, एक विशिष्ट रीति से और विशिष्ट शिष्टाचार के माध्यम से पूरा करना। यानी औपचारिकता का अर्थ ही होता है कि नियमबद्धता, विशिष्ट रीति, सुसंबद्धता इत्यादि।
तो निश्चित रूप से ऐसे में औपचारिक पत्र लिखने की एक विशिष्ट शैली भी संभावी है, यानी होनी चाहिए, क्योंकि स्थान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि नियमों और कार्य प्रणालियों का संगठन होता है। तो इस प्रकार के संगठन जो होते हैं वो हमारे निजी जीवन से संपृक्त नहीं होते हैं, उससे हमारा आत्मीय संबंध व्यवहारिक धरातल पर भले हो लेकिन सैद्धांतिक धरातल पर नहीं होगा। तो इसलिए हम इस प्रकार के पत्र लेखन में स्वच्छंद भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए औपचारिक पत्रों की भाषा शालीन, स्पष्ट, आवश्यकता अनुसार तथ्यों और तर्कों से पूर्ण होनी चाहिए। इसका एक निश्चित रूप होता है, प्रारूप होता है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कतिपय रूपों को देख लेते हैं, जान लेते हैं। यद्यपि औपचारिक पत्र बहुत सारे इसके भेद होते हैं, लेकिन कुछ पर हम अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे। इसके जो रूप हैं, पहला रूप प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायती पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, कार्यालयी पत्र, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यसूची, कार्यवृत्त, अधिसूचना इत्यादि। तो ये सारे सरकारी पत्र के अलग अलग रूप होते हैं और इनकी अलग अलग संदर्भों में भूमिका भी होती है। तो जब हम इस पत्र को लिखते हैं, यानी औपचारिक पत्र को जो हम लिखते हैं, तो लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ तथ्य होते हैं जिनका कि सावधानी पूर्वक प्रयोग हमें पत्र लेखन के समय करना चाहिए। तो वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, उस पर हम दृष्टिपात करते हैं। प्रायः सरकारी पत्र जो होते हैं वो कार्यालय, विभाग या एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखे जाते हैं। तो पत्र के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम लिखा जाता है, यानी उसके शीर्ष पर जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का नाम अंकित करते हैं। पत्र के बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जा रहा है और किस पत्र के उत्तर में उसे प्रेषित किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। जिस पत्र को लिखा जा रहा है वो किसके लिए लिखा जा रहा है, उसका नाम, पता आदि बाईं तरफ लिखा जाता है। कई बार केवल पद नाम दिया जाता है और कई बार अधिकारी का नाम लिखा जाता है। वर्तमान में सेवा में लिखने का चलन धीरे धीरे कम हो रहा है, केवल अधिकारी का पद और संबद्ध संस्था का नाम भर लिख देते हैं। सेवा में को नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग विषय पर ध्यान देंगे, जो कि सब्जेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके अंतर्गत संक्षेप में हम यह टंकित करते हैं, यह लिखते हैं कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। पत्र लेखन का
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि पूरे पत्र का मूल यहीं पर उल्लेखित होता है। यानी इसके माध्यम से पत्र पढ़ने वाला उसके लक्ष्य को काफ़ी हद तक समझ सकता है, प्रयोजन को समझ सकता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो विषय के बाद दाईं तरफ महोदय संबंध लिखते हैं, यानी लिखा जाता है। उसके बाद हम मुख्य विषय पर आते हैं। पत्र की भाषा सरल सहज होनी चाहिए और क्लिष्ट शब्दों से बचना चाहिए, यानी इसमें मुश्किल भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनेक बार यानी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भावों को संप्रेषित करने के लिए भाषा थोड़ी सी मुश्किल प्रयुक्त करना पड़े, तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से प्रशासनिक शब्दावलियाँ आती हैं और वो पत्र के अर्थ को सटीकता प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। पत्र की बाईं ओर प्रेषक का पता और तारीख दी जाती है और अंत में हम भवदीय या भावनिष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भी एक औपचारिकता होती है। फिर होता ये है कि भवदी के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे एक कोष्ठक बना दिया जाता है और उसमें जो पत्र लिखने वाला है, यानी जिसके द्वारा वो पत्र प्रेषित किया गया है, उसका नाम उस पर मुद्रित कर दिया जाता है या लिख दिया जाता है। फिर नाम के नीचे जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का पद नाम हम लिखते हैं। तो इस प्रकार से एक औपचारिक पत्र लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है कि औपचारिक पत्र क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसके दूसरे रूप, जिसको कि अनौपचारिक पत्र कहते हैं, उस पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसा कि स्पष्ट है कि अनौपचारिक शब्द का अर्थ होता है जो औपचारिक ना हो, अर्थात जिसमें नियम ना हो, कृत्रिमता ना हो, यानी बनावटीपन ना हो। तो पत्रों के संदर्भ में भी, यानी अनौपचारिक पत्र के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये वो पत्र होते हैं जो कृत्रिमता से मुक्त, बनावटीपन से दूर, नियम कानूनों से भी मुक्त, सहज, सरल और आत्मीय या प्रगाढ़ संबंधों को प्रकट करते हैं। दरअसल इस प्रकार के पत्र जो हैं वो व्यक्तिगत स्पर्श को अपने भीतर समेटे हुए होते हैं, यानी इसमें व्यक्तिगतता का आग्रह महत्वपूर्ण होता है। चूंकि ये व्यक्ति के द्वारा प्रेषित किए जाते हैं लिख करके, इसलिए इसमें ऐसा होना स्वाभाविक है। व्यक्ति माने किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा तो सभी पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें संस्था इत्यादि का दखल नहीं होता है, उसका रोल नहीं होता है, बल्कि अपने आत्मीय को व्यक्तिगत धरातल पर पत्र लिखता है। तो ये पत्र लिखे किसे जाते हैं? अपने सगे संबंधियों, मित्रों, आत्मीय लोगों, उन तक हम अपनी भावनाओं और विचारों को पहुंचाने के लिए आवश्यकता अनुसार अपने जो दुख होते हैं, सुख होते हैं, उनको साझा करने के लिए इस प्रकार के पत्रों को माध्यम के रूप में अपनाया जाता है। इस प्रकार के पत्र जो हैं, अगर आप संक्षेप में कहें तो निजी और व्यक्तिगत होते हैं, यानी ये संस्थागत नहीं होते हैं। तो
जब इस प्रकार के पत्र लिखे जाएंगे तो इसमें जो भाषा प्रयुक्त की जाएगी, जो शब्द प्रयुक्त किए जाएंगे, वो निश्चित रूप से लिखने वाले पर निर्भर करते हैं। इसकी कोई बहुत अधिक सीमाएं निर्धारित नहीं हैं, लेकिन यहाँ कहना अनुचित न होगा कि इस प्रकार के पत्रों की भाषा भी स्वाभाविक और सहज तथा संप्रेषणीय होनी चाहिए। तो अब हम लोग कुछ पत्रों के रूप पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं। इस प्रकार के जो पत्र हैं उसके जो विविध रूप हैं, एक रूप है निमंत्रण पत्र का, बधाई पत्र, शुभकामना या शुभेच्छा पत्र, सांत्वना पत्र, आभार प्रदर्शन पत्र, विशेष अवसर पर लिखा गया पत्र, अनुमति पत्र, सलाह मशवरे के लिए लिखा गया पत्र, क्षमा याचना पत्र, धन्यवाद पत्र, शोक या खेद पत्र, स्वीकृति पत्र, संवेदना पत्र। तो आप नाम से ही इसके वैशिष्ट्य को समझ गए होंगे, देख सकते हैं। निमंत्रण माने निमंत्रण देने के लिए, बधाई देने के लिए, या जो विशेष अवसर होते हैं उसके लिए कभी कभी हम आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं। दुख की घड़ी में हम सांत्वना देता है, किसी शुभ कार्य के लिए हमारी शुभकामनाएं होती हैं, शुभेच्छा होती है, किसी कार्य के लिए हम अनुमति प्राप्त करते हैं, और कोई अगर गलती हो गई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और अंत में कोई अगर हमारी मदद करता है, सहयोग करता है, तो उसे हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे पत्र प्रायः व्यक्ति से संपृक्त होते हैं, निजी जीवन से संपृक्त होते हैं। संक्षेप में हम इस प्रकार के पत्रों के लेखन के चरणों पर भी अपना ध्यान आकृष्ट करेंगे, यानी इस पर भी संक्षेप में विचार विमर्श करते हैं। ये तथ्य जो हैं वो बात को पत्र के माध्यम से सुगमता पूर्वक संप्रेषित करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे चरण हैं, क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो कि एक अनौपचारिक पत्र को संप्रेषणीय बनाने में भूमिका निभा सकता है। भाषा इसकी सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, यानी बुद्धि में समाहित हो, समझ में आए, और वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि निजीपन के आग्रह के कारण भाषा क्लिष्ट हो जाती है। तो भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अगर क्लिष्ट होगी तो कभी कभी भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति की आयु, उसकी योग्यताएं, उसका पद, यानी पद का अर्थ हुआ कि वो आपके उसके संबंध किस प्रकार के हैं, वो किस पद पदवी पर है, माने आपका वो संबंधों के आधार पर क्या है, उससे आपका रिश्ता क्या है, इन सब तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत निश्चित रूप से प्रभावशाली होना चाहिए ताकि पत्र को प्राप्तकर्ता ध्यानपूर्वक, रुचिपूर्वक पढ़ ले। पत्र में काट छांट नहीं होनी चाहिए। पत्र प्रेषक और प्रापक यानी जो प्राप्त करता है उसका नाम अवश्य लिखा होना चाहिए।
एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो आपसे आयु में बड़ा है या आपका समकालीन है या आपसे छोटा है, तो उसके लिए अलग अलग अभिवादन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक बात और है कि पत्र लिखते समय आपका उद्देश्य वो स्पष्ट हो। जब हम कोई पत्र इस प्रकार का लिखते हैं तो उसका जो एक प्रारूप है उसको भी आप देख लीजिए। प्रारूप कैसा होता है? सबसे पहले तो पत्र का शीर्ष होता है, पत्र के ऊपर हम पता लिखते हैं। और यहाँ पर मैं इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहूँगा कि ये जो विधि आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, दरअसल ये अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों के संदर्भ में यानी जो आवश्यकता है वो होती है। इसको हम दरअसल पत्र के अंग के रूप में भी कह सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। तो व्यक्ति, कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान का इसमें सबसे ऊपर पता होता है। यानी अगर आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो व्यक्ति होगा, औपचारिक होगा तो उसमें कार्यालय या संस्थान होंगे। फिर दिनांक भी हम अंकित करते हैं, ये दोनों प्रकार के दिनांकों के लिए आवश्यक होता है। दिनांक पूर्ण होना चाहिए, यानी इसमें दिन, महीना और वर्ष होना चाहिए। अंत में हम अल्प विराम लगा देते हैं। फिर जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका हम पता, जैसा कि बताया, हमने लिख दिया और व्यक्ति उसमें हो सकता है और संस्था हो सकती है। फिर हम मुख्य विषय पर आ जाते हैं और दोनों प्रकार के पत्रों में ये तथ्य गौरतलब है, महत्वपूर्ण है कि पत्र का उद्देश्य स्पष्ट हो और जितना संभव हो सके वह संक्षिप्त होना चाहिए। अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें संदर्भ भी उल्लेखित होना चाहिए। यानी अगर आप औपचारिक पत्र किसी नौकरी के लिए लिख रहे हैं तो हम संदर्भ को अवश्य ही उल्लेखित करते हैं। फिर उसके बाद संबोधन आता है। संबोधन में दोनों प्रकार के, अगर व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र है तो प्रिय इत्यादि का प्रयोग होता है, और ऐसा नहीं है तो महोदय, मान्यवर, माननीय इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। और अंत में हम जो शिष्टता सूचक शब्द होते हैं उनको लिखते हैं, जिसमें दोनों प्रकार के होते हैं। आपका स्नेहाकांक्षी, जैसे ये अनौपचारिक पत्र के लिए है, तो औपचारिक पत्र के लिए होगा आपका सहयोगी, भवदीय इत्यादि। और फिर हम बताया कि कोष्ठक में पूरा नाम, फिर पद नाम इत्यादि लिख करके अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। मुख्यतया ऐसा जो है वो औपचारिक पत्रों में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने, मुझे उम्मीद है कि पत्र को समझ लिया होगा, इसके दोनों रूपों को भी आपने जान लिया होगा। और मुझे उम्मीद है कि एक प्रभावी पत्र कैसे लिखा जाए उसकी रूपरेखा से आप परिचित हो गए होंगे। तो अब बारी आती है, जो ये कार्यक्रम चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है, इससे आपने क्या सीखा उसके परीक्षण की।
तो हम कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, इसका आप लोग उत्तर तलाश करेंगे। पहला प्रश्न है, औपचारिक का अर्थ क्या है? विकल्प है अ, नियम कानूनों से मुक्त, नियम कानूनों से युक्त, नियम कानूनों का अभाव, द उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, अनौपचारिक का अर्थ है नियम एवं प्रणालियों से मुक्त, आत्मीयता से संबद्ध, स्वच्छंदता एवं प्रगाढ़ता से युक्त, उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, अनौपचारिक पत्र के प्रकार नहीं हैं, निमंत्रण पत्र, क्षमा पत्र, अधिसूचना, सांत्वना। चौथा प्रश्न है, औपचारिक पत्र के प्रकार नहीं है, विकल्पा है सलाह या मशवरा हेतु पत्र, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादकीय पत्र। अंतिम प्रश्न है, पत्र लेखन के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? विकल्प 8, ब 2, सा 3 और द 5। तो इस प्रकार से यह सत्र यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।